चलो भाई दोबारा कर लेते हैं। तो बेटा हेलो एवरीवन, अगेन हम आज अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। उस क्लास के अंदर जो लास्ट पढ़ा था हमने, उस चैप्टर का नाम था स्कैटरिंग। ठीक है, स्कैटरिंग क्या पढ़ी थी कि जो लाइट जो होती है मीडियम के पार्टिकल से टकरा के अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है। किससे टकरा के? मीडियम के पार्टिकल से। रटना नहीं है, चीजों को समझना है। डिस्पर्सन में क्या हो रहा था, 7 कलर थे वो अलग अलग हो रहे थे। यहाँ पे लाइट टकरा के पार्टिकल से वो हर डायरेक्शन में फैलेगी, उसको क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग। रिफ्लेक्शन भी पढ़ा, रिफ्रैक्शन भी देख लिया, ये चीजें हो गई। तो स्कैटरिंग में एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ था, जो लास्ट एप्लीकेशन थी, डेंजर सिग्नल्स आर रेड। डेंजर सिग्नल कैसे होते हैं? रेड कलर के। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जो रेड कलर है उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। हमने क्या पढ़ा था? जो कलर कम स्कैटर होगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो ज्यादा स्कैटर होगा वो क्या होगा? कम ट्रेवल। तो क्या लिखोगे? रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड, या आप ऐसे लिख सकते हो, रेड कलर स्कैटर कितना होगा? लीस्ट। So it can be seen from large distance। जो रेड कलर है वो काफी दूर से दिख जाता है और कलर्स के कंपैरिजन में। दैट इज वाई डेंजर सिग्नल आर मेड रेड। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपके चैप्टर की क्लोजिंग हो गई। वो TIR की वजह से होता है बेटा, उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। उसका रीजन ये है, या मतलब होता क्या उसके अंदर, जब गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जब लाइट है और नीचे वाली लेयर्स में डेंसिटी उल्टी हो जाती है। पहले तो क्या थी, ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऊपर रेयर मिलती, क्लियर है, पर नीचे वाली उसमें उल्टी हो जाएगी। नीचे वाली क्या होगी? पहले क्या थी? डेंसर रेयर, डेंसर रेयर, अब उल्टा हो जाएगा। नीचे वाली रेयर, ऊपर डेंसर रेयर, डेंसर रेयर, डेंसर। नीचे वाले की बात कर रहा हूं मैं। तो मान लिया यहाँ पे एक पेड़ है कुछ हाइट का, पेड़ से नीचे वाली लेयर्स की बात हो रही है। तो नीचे वाले लेयर्स में जब लाइट ऊपर से नीचे आएगी तो कहां से? ऊपर वाली कौन सी है? नीचे वाली। तो कहां से कहां ट्रेवल कर रही है? डेंसर से रेयर। तो दूर होती चली जाएगी और एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? ऐसे होता है। ये एक पेड़ हो गया, यहां लेयर्स हो गई, लाइट यहां से चली, इधर कौन सा बताया आप? डेंसर, इधर लेयर। किसकी वजह से हो रही है डेंसिटी उल्टी? टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, तो ये क्या होगा? ऐसे जाना था डेंसर से रेयर में, दूर हट गई। यहां पे किस पे डली थी ये? I1 पे। तो इस सरफेस पे क्या हुआ? इस लेयर पे ये जो एंगल है ये इससे बड़ा नहीं हो जाएगा? I2 को यहां से मापोगे, अरे बोल लोगे ना तभी तो काम चलेगा। देखो बना ही रहे तो इसको साफ बना लेते हैं, साफ साफ सा। एक, दो, ये ले ली हमने। लाइट यहां से आई,
I1, ये कौन सा डेंसर, ये कौन सा। पहले क्या बताया था, अगर मीडियम में चेंज ना आता तो ऐसे जाती। अब डेंसर से रेयर जा रही तो नॉर्मल की, ये ऐसे जा रही है, नॉर्मल की तरफ आएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर चली गई तो यहां पहुंच गई। अब यहां पे गिरेगी, फिर क्या हो रही है, ये डेंसर से फिर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। मुझे ये बताओ, इस वाली लाइन तो ये ऐसे खड़ी है और ये वाली और ज्यादा लेटी हुई, तो ये एंगल जो आएगा I2 I1 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्लियर है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ये ऐसे जा रही है और क्या हो जाएगी, डेंसर से रेयर में और ज्यादा दूर हट जाएगी। तो यहाँ एक ऐसी स्टेज आएगी कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल से ज्यादा हो जाएगा, और इसको बोलते थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट डेंसर से फिर कहाँ जाएगी, वैसे तो नीचे जानी थी, पर यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो ये नीचे ना आके कहाँ चली जाएगी, वापस ऊपर की तरफ ही चली जाएगी। अब ये वाली रे कोई व्यक्ति यहां से देख रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, तो इसको उधर से आती दिखेगी या ये कहां से आती दिखेगी, पीछे से। तो पेड़ की हमें क्या दिखेगी, ऐसे इमेज महसूस होती है, तो इसलिए उल्टा दिखता है। चीज समझ आ गई, ठीक। कोई और डाउट। तो बुक देखो बेटा, बुक दिखाओ एक बारी। अब ये देखेंगे आपने जो पढ़ा है, पूरा पढ़ने के बाद अगर आपका पेपर आता है तो आप एग्जाम में क्या कर पाते हो, कहते हैं ना युद्ध की तैयारी। तो एग्जाम में एक टाइप से युद्ध ही लड़ना होता है क्वेश्चनों के साथ। अब वहां कितना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, जितना आप पेपर से पहले, लड़ाई से पहले प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही तो अच्छा परफॉर्मेंस होता है। एक चला गया योद्धा सैनिक बन के, कभी तलवार उठाई नहीं, पहली बार ही तलवार उठाई है, तो मिनट 2 मिनट में ही काम तमाम। और जो एक असली योद्धा होता है वो क्या करता है, समय से पहले, लड़ाई से पहले बहुत बार लगातार प्रैक्टिस करता है, तैयारी करता है, सीखता है क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या वो होगा। तो यही चीज है एग्जाम में टॉप करने की और एग्जाम में पीछे रहने की। अगर वही प्रैक्टिस हम पहले क्लास में करके जाएंगे तो एग्जाम बिल्कुल आसान चीज है। जिसने प्री बोर्ड को, क्लास टेस्ट को, क्लास में क्या क्या हो उसको अच्छे से सीखा, वो कभी मार नहीं खाएगा बच्चा। और कोई अलग नहीं है बच्चा, एक टॉप करने वाला भी उतना ही पढ़ता है और तुम भी उतने ही पढ़े हो। मैंने जो लास्ट क्लास में बच्चे पढ़ाए हैं 100 आउट ऑफ 100 रहा है साइंस का। तो मैं अकेला तो नहीं कहता, मैंने तो फिजिक्स पढ़ाई है, बाकी में भी उन बच्चों ने अच्छा किया, मेहनत बच्चों की थी। पढ़ाया मैंने 70% वाले को भी उतना ही और 100 वाले को भी इतना ही, और शायद एक फेल होने वाले को भी इतना ही पढ़ाया। टीचर की मेहनत नहीं होती बेटा, टीचर गाइडलाइन देता, आपको डिपेंड करता बच्चों ने कितनी आउटपुट दी। अब उसने सोच लिए। और मैं एक बात और तुम्हें बता दूं, मैंने जो बातें तुम्हारी क्लास में पढ़ाई उनको भी इतना ही पढ़ाया था। अब तुम अपना अंदाजा लगाओ, तुम किस लेवल पे खड़े हो। तुम्हारे उतने सीरियसली बताऊं भी नहीं आ सकते किसी के, पर आए कैसे अगर लेना चाहते हो तो हमें उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने अपनी तरफ से सिखा दिया, अब काम बचा आप लोगों का, आपको अच्छे से चीजें करनी है। जितने क्वेश्चंस मिलते हैं जिस सैंपल पेपर में, जहां से जो मिलते हैं, नया खरीदना नहीं है। कहीं ये सोचो सारे ही नए खरीद लोगे। अपनी बुक है, बुक से पढ़ो। मान लिया किसी दोस्त के पास एक दिन उसका ले गए, उसमें से पहले अपने पास जो है उसको पढ़ो, वो अच्छे से पढ़ लिया तो गारंटी देता हूं हर नए उसके अंदर 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो अलग होंगे, थोड़े बहुत, वो भी ज्यादा नहीं। तो उनको एक दिन में 10 क्वेश्चन तो पढ़ने जरूरी नहीं, मुश्किल नहीं है। तो आज क्वेश्चंस के देखते हैं। अब तुम बताना बोर्ड में कितना आता है, क्या हमने पढ़ा। मैं और ज्यादा नहीं करवा रहा। देखो इसके अंदर क्वेश्चन भरे पड़े हैं, 100-150 क्वेश्चन है इस बुक में। अच्छी बुक है,
अगर ओवरऑल साइंस के लिए बहुत अच्छी बुक है, 95% आ जाता है इसके अंदर से, 95%। और 100 के लिए तो हमें 3-3, 4-4 बुक पढ़नी पड़ेंगी हर सब्जेक्ट की, फिजिक्स की भी 3-4, उसकी भी। देखो सीबीएसई 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, इन ए ह्यूमन आई नेम द फॉलोइंग पार्ट्स। उन पार्ट्स के नाम बताने हैं। ए थिन मेम्ब्रेन विच अलाउ लाइट टू एंटर इनटू आई, एक मेम्ब्रेन जो में अलाउ करती है लाइट को अंदर एंटर करने में। क्या नाम था उसका? कॉर्निया तो मेम्ब्रेन नहीं थी, आउटर हार्ड पार्ट था। उससे नेक्स्ट क्या था? प्यूपिल छेद था। आइरिस थी जो मेम्ब्रेन थी। तो हर वर्ड को ध्यान से पढ़ा करो, बस उसने घुमा के पूछ लिया है। मसल्स विच हेल्प इन चेंजिंग द फोकल लेंथ, कौन सी मसल फोकल लेंथ लेंस की सिलेरी में? तो बताओ, एक तो हमें पूरी डिटेल बतानी होती है, तो अगला खुद ही उनके नाम पूछ रहा है, इससे आसान क्या होगा? सीबीएसई में मैंने इसीलिए कहता हूं बच्चों को, बेटा हर पॉइंट एक क्वेश्चन है, तो उसको आप रट्टा लगा के हर पॉइंट को समझ के फैक्ट्स की फॉर्म में याद करो। अगला देखो 2012 में डायग्राम बना दिया, ठीक है, और नंबरिंग कर दी। कुछ बच्चे तो देख के डर जाएंगे। 1 2 4 और 3 ये दे दिया। इनके नाम पूछे हैं जहां जहां हमने एरो लगाया है, तो कितना मुश्किल है। ये क्या है? ये बस 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ था ये। 2012 में स्टेट द फिनोमिना इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन स्काई। स्काई के अंदर जो फिनोमिना होते हैं उनकी लिस्ट बनाओ, कौन कौन से होते हैं रेनबो के अंदर। सॉरी, पहले होगा रिफ्लेक्शन, पर रिफ्लेक्शन आपकी बुक में नहीं बताता, तो लिखो तो भी ठीक है, छोड़ दो कोई भी दिक्कत नहीं। पहले लाइट वाटर ड्रॉप में अंदर गई तो रिफ्रैक्शन हुआ। क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। फिर क्या हुआ? वो 7 कलर में डिस्पर्स हुई, डिस्पर्सन। और फिर क्या हुआ? वापस वो बाहर नहीं निकली, अंदर ही मुड़ी TIR, और फिर वापस उससे बाहर आई रिफ्रैक्शन। तो क्या क्या होते हैं? रिफ्रैक्शन कितनी बार? एक बार अंदर एंटर करते टाइम, एक बार ही बाहर निकलते टाइम। दूसरे में ये पढ़ा था ना बेटा, इसके अंदर एंटर हुई, फिर ये 7 कलर में स्प्रेड हो गई, तो क्या हुआ? ये डिस्पर्सन। डिस्पर्सन के बाद फिर ये वापस इधर मुड़ी, क्या हुआ? और फिर ये इधर से फिर से क्या हो गया? रिफ्रैक्शन, जो हमने 2 बार पहले ही लिख दिया है। तो ये बात सारी बता रखी है आपको। आगे देखते हैं भाई। 2011 में पूछा था, जब हम एकदम से कम लाइट वाले रूम में एंटर करते हैं, when on enter a less lighted room from a place of intense light, intense का मतलब जहां पे ज्यादा लाइट थी, तो क्या होता है? he is not able to see anything, कुछ भी देखने में नहीं देख पाता। but after some time the things become somewhat visible, पर कुछ टाइम बाद थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो जाता है। explain how this happens। ये आपको बात बतानी रखी हुई मैंने कि जब एकदम से होता है तो वहां लाइट कम थी, नहीं हुई, पर कुछ टाइम बाद क्या है? आइरिस ने क्या कर दिया? साइज बढ़ा दिया, ज्यादा लाइट अंदर
जानी अलाउ कर दी तो दिखना शुरू हो जाएगा। या इसी क्वेश्चन को और प्रैक्टिकल से देख लो, जब कभी आप सिनेमा हॉल में गए होगे तो एकदम घुसते हैं तो अंधेरा होता है, क्योंकि और भी पब्लिक बैठी है, तो अंधेरे नहीं तो कंट्रास्ट अच्छा नहीं आएगा, तो एकदम नहीं दिखता, पर कुछ टाइम बाद आपको सीट्स दिखनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना, तो उसका भी रीजन यही है। तीसरा क्वेश्चन, डिम रूम में नहीं दिखता, जैसे ब्राइट सनलाइट से आते हैं, तो यहाँ पे भी वही रीजन होगा। क्लियर है? इन्होंने भी सुन लिया कि डिम लाइट में भी एक्सपेरिमेंट ही करके दिखा रहे हो ये। ऐसा भी होता है, एक चीज और ध्यान देना, ये भी अच्छा एग्जांपल यहाँ से ध्यान आ गया, एकदम से रात को लाइट भाग जाए तो अंधेरा होगा, कुछ नहीं दिखेगा, पर कुछ सेकंड के बाद थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन बन जाए तो क्या रीजन रहेगा? रेटिना के अंदर जो हमारा क्या, सॉरी रेटिना बोल दिया मैंने, आइरिस क्या है, अलाउ कर देगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नया बन गया भाई। अब अगले में पूछा है, मायोपिक आई के अंदर साइज ऑफ आई बॉल हाउ कैन चेंज ऑफ साइज ऑफ आई बॉल बी द रीजन फॉर मायोपिक आई। मायोपिया के अंदर आई का साइज चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा? मायोपिया के अंदर आई का साइज बड़ा हो गया तो क्या हो, इमेज रेटिना पे नहीं, रेटिना से पहले बने, ये पूछा है। हाइपरमेट्रोपिया में साइज ऑफ बॉल छोटा हो जाता था तो उसमें क्या बनेगी, पीछे बनेगी। क्लियर है? और कंपेयर करना नॉर्मल आई से, तो बताया था ना, एक में छोटी हो जाती है, एक में बड़ी हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इमेज आगे या पीछे बनती है। क्लियर है? अगला देखो भाई, देखो कितना क्वेश्चन को घुमा दिया, प्रिज्म को उल्टा रख दिया और लाइट इधर से डाल ली, हमें चलाने की कोशिश कर रहा है कि आपको बेवकूफ कैसे बनाया जाए। क्या है ये? डिस्पर्सन ही तो हुआ है, बट आपको सोचना, अगर कलर का ऑर्डर पूछ ले तो आप जब भी एक बार इसको ये करके देख लेना, ऐसे हमारा नीचे से हमने याद किया वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, इस तरीके से, यानी बेस की तरफ कौन सा होगा, वोयलेट, तो इधर वोयलेट इधर रेड, आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, तो when a beam of white light is passed through a triangular prism, it get dispersed into 7 color. Why do we get, यानी एक्सट्रीम पे जो है इधर लिख दिया उसने x और इधर y, आपसे पूछा है x वाला कलर कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, y वाला रेड, ये पूछता है। अगले में ये ग्लास प्रिज्म दे दिया, ठीक है, और देखो कितना आसान क्वेश्चन बना रहा है, यहाँ पे रे निकल के आई और यहाँ नंबर दे दिए 1 2 3 4 5 6 7, इनके नाम लिखने हैं, तो वोयलेट, ठीक है, लिख दोगे, बस ऐसे क्वेश्चन बना के पूछता आपसे। अगले में भाई, द कलर एट पोजीशन 3 and 5 आर सिमिलर टू कलर ऑफ स्काई, पूछा है क्या, तो आंसर क्या आएगा कि जो 3 नंबर वाला और 5 वाला क्या उस स्काई के कलर से मैच होता है, येलो, ऑरेंज, रेड, तो 3 वाला तो येलो है भाई, और ये वाला क्या है, 5 वाला, एक मिनट,
देखो ये बोल रहा है इसने, ये कह रहा है कि क्या 3 नंबर वाला स्काई से मैच करता है और 5 वाला गोल्ड मेटल से, क्या ये करते हैं? 3 वाला तो येलो है तो नहीं करता, और 5 वाला ब्लू है, गोल्ड जैसा नहीं होता, ठीक है ना? तो ऐसे भी पूछ सकता है। अगले में ब्रिंजल क्या होता है? जो बैंगन होता है हमारा, उसका कलर किससे मैच करता है? वोयलेट से। तो पूछ लिया कौन से वाला, तो आंसर आ जाएगा 7 नंबर वाला। डेंजर सिग्नल 1। बस नॉलेज आपकी डीप नॉलेज चेक करेगा और कुछ नहीं करेगा वो। अगर आपने सारी बातें ध्यान से पढ़ी हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। नील, नील किस कलर का होता है? जो हम कपड़ों में नील देते हैं वो ये होता है। तो इन कलर्स को अगर डेली लाइफ में भी रिलेट करना तो इससे पता चल जाए। ब्लू का आपको पता ही है, ठीक है। नील का रंग होता है इंडिगो, बैंगन जो ब्रिंजल होता है वो वोयलेट, ऑरेंज का पता ही है, कर लोगे। आप क्या, अगर सन के कलर्स की बात करें तो क्या डिफरेंस दिखता है आपको सनराइज, सनसेट और दोपहर में? सनराइज और सनसेट में, और क्यों होता है? पता तो था, सनराइज और सनसेट में स्कैटरिंग, सनराइज और सनसेट में रेडिश दिखता है, बाकी 6 कलर स्कैटर अवे हो गए, रेड पहुंचा। और दूसरे में नून के टाइम में थोड़ा सा वॉयलेट का हिस्सा स्कैटर हुआ, बाकी यूं के यूं ऑलमोस्ट 7 प्रेजेंट है, तो कंबाइंड होकर क्या देंगे? ठीक है। तो ये 12 में भी आया था, 11 में भी आया था। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 2015 में 2 मेन रीजन बताओ नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस किसको बोलते थे? नियर या शॉर्ट साइटेडनेस? ध्यान से देख लो, पक्का। नियर साइटेडनेस, हाँ कुछ भी बोल दो। नियर मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, किसका शॉर्ट? अब इनका चक्कर ही नहीं पता चलेगा, देखो ध्यान से। लिस्ट 2 मेन कॉज ऑफ ए पर्सन डेवलपिंग ए नियर साइटेडनेस, और इसको डायग्राम के हेल्प से दिखाना है और करेक्ट करना। 5 मार्क्स में नहीं 3 में आया था क्वेश्चन। तो इसका रीजन बता देता हूं मैं पहले। नियर साइटेडनेस में साइज ऑफ आई बॉल है वो बड़ा हो जाता है, तो किस में होता था? मायोपिया। अरे कंफ्यूज होना ही नहीं, मैंने इसीलिए लिखवाया था मायोपिया, शॉर्ट नेम, शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। क्लियर है? दृष्टि का छोटा होना, इस मतलब को हिंदी के मीनिंग को याद रखना। ये मत सोचियो नियर साइट मतलब नियर वाले में कुछ गड़बड़ होगी, कहीं यूं सोच लो नियर वाले में कुछ गड़बड़ है, ऐसे नहीं याद रखना। दृष्टि का, विजन का छोटा होना, तो छोटा तो हमारा फर पॉइंट हो सकता है, तो सारा बता रखा आपको। क्लियर है? और दूसरा क्या था? नहीं, रीजन फोकल लेंथ, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ आयरिश प्यूपिल एंड कॉर्निया 2015 में 3 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है। तो ये थे बेटा कुछ एक, ठीक है। अभी 2 मिनट और नहीं तो बीच में हो गया, तो आप समझ लेना कि क्लास पूरी हो गई है। Why does power to see clearly near object as well as far off object diminish with age? एज के साथ क्यों कम हो जाती है नियर बाय और फार ऑफ को देखने की? फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है? कम।
सिलेरी मसल्स की स्ट्रेंथ और लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। और इस इफेक्ट का नाम क्या है? प्रेस बायोपिया। क्या था? ठीक है। तो उसमें बाईफोकल लेंस यूज करते हैं, और अगर एक ही हुआ है सिंपली तो उसमें क्या था? कन्वेक्स लेंस। फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई, वही क्वेश्चन एक ही आया है जो कि अच्छा आया है इसके अंदर। फार पॉइंट कौन सा डिफेक्ट है? मायोपिया। और फार पॉइंट दे रखा है, यानी मायोपिक आई के लिए फार पॉइंट कितना है? 60 सेंटीमीटर। ऐसे करेंगे ना, एक बार उल्टा बन गया ये। फार पॉइंट ये है, यानी वो यहां पे रखी हुई चीजें देख सकता और इमेज कहां बना सकता है? उसकी रेटिना पे। ठीक है, थोड़ा सा साइज उसमें आगे पीछे होगा, देख लेना, पूरा गोल बना लेना। आगे क्या कह रहा है ये? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ यूज। यहां पे हम लेंस यूज करेंगे, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी जो इसको करेक्ट करने के लिए लगाएंगे। तो आपके पास एक ही कंसेप्ट है। क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और अगर ये आ गया मैं गारंटी देता हूं आप नहीं कर पाओगे। लेंस से फॉर्मूला क्या होता था? इसने इस आई के लेंस की नहीं कही, इसने क्या कही है कि जो हम आगे लेंस यूज करेंगे। पहले तो ये बताओ कौन सा डिफेक्ट है ये? मायोपी। कौन सा लगाते हैं? कनकेव। अब एक चीज ध्यान रखना, इस कनकेव का काम क्या है? अब देखो, कनकेव लगाने पे क्या हुआ? जब ये कनकेव नहीं लगा था तो यहां खड़ी चीज को, यहां रखी चीज को नहीं देख पा रहा था। क्लियर हो गया? अब देखना है हमें इसके लिए, तो हमारे लिए ये ऑब्जेक्ट है ना, यहां पे कोई चीज रखी हुई है, हमें इसको देखना है। तो ये क्या है? और ऑब्जेक्ट से आगे के डिस्टेंस को क्या बोलते थे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। और ये इस साइड है तो u कितना होगा? माइनस इन्फिनिटी। ये बात ध्यान से पढ़ना, पहले देख किस चीज को रहे हो। अब मैंने ये बताया था ये लेंस करेगा क्या? इसके इमेज को यहां तक देख पा रहा है ना, यहां बना देगा। इसकी इमेज कहां बना देगा? यहां। पहले की इमेज कहां बना देगा? यहां। तो इमेज डिस्टेंस कितना हुआ? ये कितना दे रखा है? 60। तो v कितना हुआ? 60 पे। और यहां से तो हमारा आई जो लेंस है वो देख ही सकता है ना, तो आगे वाले के लिए u कितना है? 60। यानी पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो ये पॉइंट बड़ी बारीकी से समझना है कि पहले ने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज कहां बना दी? जहां पे वो देख पा रहा है सही तरीके से, जहां पे हमारी डिफेक्टिव आई देख पा रही है। तो u और v नहीं बताया उसने, फार पॉइंट बताया। तो फार पॉइंट ही क्या है? फार पॉइंट तक का तो देख पा रही है ना, तो वो किसकी वैल्यू है? v की। अब निकाल सकते हो f। तो इस चीज को ध्यान से समझना भाई। तो ऑलमोस्ट आपके हो गए हैं, तो अच्छे से पढ़ो बेटा, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, फिजिक्स का गुणगान गाते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट है तो बेझिझक पूछ सकते हो। अगर कोई भी ऑनलाइन भी दूसरी उससे बच्चा देख रहा है, घर पे देखता है, या कोई भी किसी भी टाइम आप वो कर देना बेटा, मैसेज कर देना, कमेंट छोड़ देना, मैं उसका डाउट आप लोगों का पक्का क्लियर करूँगा। फिर भी रहता है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कर सकते हो। कोई डाउट आपका एग्जाम से रिलेटेड, 10th क्लास का कोई भी डाउट है, फिजिक्स से रिलेटेड, कहीं बायो पूछो, मेरे को नहीं पता मेंढक की टांगें कितनी होती हैं, तो
वो आपके क्लियर होंगे एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, 2 यूनिट और बच्चे हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।